जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916। इसके पूर्व भी लगभग हमने 59 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह वीडियो उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी से संबंधित जो भी व्यक्ति तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और लोअर डिवीज़न के मेंस में तो ये एक पेपर जैसे हायर जुडिशरी में रखा गया है वैसे ही लोअर डिवीज़न में भी है। तो उत्तर प्रदेश की जो भी जुडिशरी की तैयारी करने वाला व्यक्ति है उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। और ये चूँकि लोकल लॉ से संबंधित हमने समग्र रूप से वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उसको जरूर देखें, लाभ उठाएं। आते हैं विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे करों के बारे में कि इसका निर्धारण किन किन विषयों पर नगर पालिका कर अधिरोपित कर सकती है, उसको कर अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया क्या है और उसका कैसे उद्ग्रहित किया जाता है, मतलब कर का करारोपण जो होता है उसका उद्ग्रहण कैसे किया जाता है, वसूली कैसे होती है। तो हम आज चूंकि वीडियो बहुत लंबा होगा इसलिए आज केवल चर्चा ये करेंगे कि प्रक्रिया क्या है, जो कर अधिरोपित किया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या है। किन विषयों पे होगा वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो मेरा चर्चा होगा वो किस तरीके से कर को अधिरोपित किया जाता है, वो प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाती है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके लिए धारा 131 से लेकर के धारा 137 में इसका वर्णन किया गया है। एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। अब ये कह रहा है कि धारा 131 प्रारंभिक प्रस्ताव और तैयार करना। जब नगर पालिका कर अधिरोपित करना चाहे तो वह विशेष संकल्प द्वारा प्रस्ताव तैयार करेगी जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा। अब जो प्रक्रिया है ना संकल्प का, वो बैठक का, वो अगले वीडियो में या पिछले वीडियो में हो सकता है हमने चर्चा किया हो, नहीं किया होगा तो उसको चर्चा कर देंगे किस तरीके से बैठकों में उसको प्रस्ताव लाया जाता है। यहाँ चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम सेक्शन वाइज 131 से लेकर के 137 तक वर्णन करेंगे। बाकी जो कुछ भी इसमें मेंशन है अन्य धाराओं से संबंधित उसके लिए आपको वहाँ पे रेफर करना होगा और आप लोगों को वहाँ पे देखना होगा। आते हैं तो ये कह रहा है कि धारा 128 की उपधारा 2 में वर्णित करों में से कोई कर जिसे वो अधिरोपित करना चाहती है, तो एक तो कंडीशन यह है वो करेगी व्यक्ति, दूसरा इसका करे कि व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे दायी बनाया जाएगा और संपत्ति या अन्य कर आदेय वस्तु या परिस्थितियों का वर्णन जिसके संबंध में उन्हें दायी बनाया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां और जहां तक कोई ऐसा वर्ग या वर्णन का खंड क के अधीन या इस अधिनियम के द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से परिभाषित किया जा चुका हो। मतलब जो धारा 131 के उपधारा 1 के खंड क में जो बात कही गई है या तो इसमें या कोई अन्य बातों को जो बताया गया है उसके बारे में कह रहा है कि प्रस्ताव एक लाया जाएगा और प्रस्ताव को किस तरीके से किया जाएगा वो इसी में वर्णन भी किया जा रहा है। अभी इसका सी कह रहा है कि धनराशि या दर जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से उद्धरणीय होंगे, मतलब उस प्रस्ताव में ये बात लिखी गई होगी कि कितनी दर होगी, मतलब किस दर से होगा और कितनी धनराशि होगी जो वसूला जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि धारा 153 में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करने की अपेक्षा करे। तो जो धारा 153 में राज्य सरकार की बात कही गई वो अलग से भी गाइडलाइन दे सकती है नगर पालिका को कि आप ये इन्हीं चीज़ों को करें या इन चीज़ों पर अतिरिक्त आप कर अधिरोपित करें। अब उपधारा 2 कह रहा है इसका धारा 131 का कि नगर पालिका नियमावली का एक प्रारूप भी तैयार करेगी जिसे वह धारा 153 में निर्दिष्ट विषयों के बारे में राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने की वांछा करे। मतलब कि एक नियमावली जो तैयार करेगी और उसको राज्य सरकार के लिए 153 में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके तहत भेजा जाएगा कि राज्य सरकार उस पर उस तरीके का पास करके नियम बनावे।
अब उपधारा 3 कह रहा है कि नगर पालिका तब उपधारा 1 के अधीन तैयार किए गए प्रस्ताव और उपधारा 2 के अधीन बनाई गई नियमावली के प्रारूप को अनुसूची में दिए गए प्रपत्र में नोटिस के साथ धारा 94 के विहित रीति से प्रकाशित करेगी। धारा 94 में जो प्रकाशन का तरीका दिया गया है, लगभग सभी विधियों में एक ही तरीका देखने को मिलता है, वही कि उस जिले में गजट जो होगा किसी समाचार पत्र के जो है माध्यम से उसका प्रकाशन किया जाएगा जो उस जिले में प्रचलित हो, प्लस उसके ऑफिस में नोटिस चस्पा कर दी जाएगी। तो इन सब तरीकों का एक कॉमन प्रकाशन का जो तरीका होता है वो धारा 94 में इसमें दिया गया है। उपधारा 3 में धारा 94 उसी की बात ये कह रहा है तो ऐसा किया जाएगा। अब इसके बाद अब एक इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग को कहीं से अलग से कुछ इस सेक्शन से उड़ के दूसरे सेक्शन में नहीं जाना है। 131 से लेकर के 137 तक 1 बाय 1 स्टेप है। बस दिमाग में ये बैठा लेना है कि 131 में प्रारूप तैयार किया जाएगा, उसका प्रकाशन होगा और फिर उसका जो है उसके प्रस्ताव के बाद की प्रक्रिया 132 में दी गई है, फिर उसके बाद 133 में जो है उसके आगे की प्रक्रिया दी गई है, फिर 134 में उसके आगे की प्रक्रिया दी गई है और पुनः 135 में उसका अंतिम रूप दे दिया गया है। और मिसलेनियस प्रोविजन जो है 136 से लेकर के 137 में जो राज्य सरकार के बारे में बताया गया है उसके बारे में वर्णन किया गया है। देखते हैं हम लोग फिर 132 में क्या कहा गया है। प्रस्ताव तैयार करने के बाद की प्रक्रिया ये कराए कि उपधारा 1 उक्त नोटिस के प्रकाशन के 14 दिन के भीतर नगर पालिका का कोई निवासी पूर्ववर्ती धारा के अधीन तैयार किए गए संपूर्ण प्रस्ताव या उसके किसी भाग पर उपस्थित हो सकता है और नगर पालिका इस प्रकार प्रस्तुत की गई आपत्ति पर विचार करेगी और विशेष संकल्पों द्वारा उस पर आदेश देगी। यानी कि जो प्रकाशन किया गया है 131 में जो बात कही गई है, जो प्रस्ताव जिन प्रस्ताव को बनाया गया है, तो उस पर कोई आपत्ति यदि करना चाहे व्यक्ति तो 14 दिन के भीतर, जिस दिन वो प्रकाशन हुआ है उसके 14 दिन के भीतर आपत्ति कर सकता है। अब उपधारा 2 कह रहा है कि यदि नगर पालिका अपने प्रस्ताव या उनमें से किसी भी प्रस्ताव को रूपांतरित करने का विनिश्चय करे तो वह रूपांतरित प्रस्ताव और यदि आवश्यक हो पुनरीक्षित नियमावली के प्रारूप को नोटिस के साथ प्रकाशित करेगी, जिसमें उपदर्शित होगा कि उक्त प्रस्ताव और नियमावली यदि कोई हो आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए पूर्व प्रकाशित प्रस्ताव और नियमावली का रूपांतरण है। मतलब पुनः जो है जो ही उसमें कोई ऐसी तब्दीली भी आती है तो उस तब्दीली को भी पुनः वैसे ही प्रकाशित किया जाएगा जिस तरीके से पूर्व में किया गया है और उसी प्रकार से आपत्ति भी ली जाएगी। प्रोविजो कर रहा है कि प्रतिबंध यह है कि कोई ऐसा प्रकाशन आवश्यक न होगा जहां ऐसा रूपांतरण मूलतः प्रस्तावित कर की धनराशि या दर में कमी करने तक ही सीमित है। मतलब यदि बढ़ोतरी करनी है तब तो उसके लिए प्रकाशन करना जरूरी है, लेकिन यदि उसके दर को या धनराशि को कम करना है तो उसके लिए पुनः प्रकाशन की जरूरत नहीं है। अब आपत्ति क्या बात होगा, सभी लोग खुश होंगे यदि किसी कर में कमी हो जाए तो कौन आपत्ति करेगा कि नहीं भैया हम ज्यादा कर देना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमें कर में कमी हो। तो अगर यदि कोई कमी की बात आती है तो उसमें फिर प्रकाशन करने की जरूरत नहीं होगी। उपधारा 3 क्या कर रहा है, किसी आपत्ति पर जो रूपांतरित प्रस्ताव के संबंध में प्राप्त हो उपधारा 1 में विहित रीति से कार्रवाई की जाएगी। और उपधारा 4 कह रहा है कि जब नगर पालिका ने अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया हो तो वह उनके संबंध में की गई आपत्तियों के साथ यदि कोई हो तो विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी। अर्थात जो भी प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव आने के बाद जो आपत्ति आएगी उस आपत्ति को विहित प्राधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब वो जो प्रक्रिया करेंगे वो धारा 133 में उनकी प्रक्रिया होगी और उसके बाद फिर ये अंततः राज्य सरकार के पास जाएगी और राज्य सरकार के बाद से ये फिर पुनः जो है इसका गजट कर दिया जाएगा अंतिम रूप से धारा 135 में। अब देखते हैं 133 में विहित प्राधिकारी अब क्या करेंगे। ये करें पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन प्रस्ताव और आपत्तियों की प्राप्ति पर विहित अधिकारी धारा 132 की उपधारा 4 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात या तो प्रस्ताव को स्वीकृत करने से इनकार कर सकता है या उन्हें नगर पालिका को अग्रसर विचारार्थ लौटा सकता है अथवा उन्हें बिना रूपांतरण के या ऐसे रूपांतरण के साथ जिसमें अधिरूपित की जाने वाली धनराशि में कोई वृद्धि न हो जिसे वह उचित समझे स्वीकृत कर सकता है। मतलब जितनी भी पावर है उसको, चाहे वो रूपांतरित करने से संबंधित हो या उसको निराकृत करने से संबंधित हो या यथावत उसको मान लेने से संबंधित हो, सारे पावर जो है विहित प्राधिकारी को होगा। अब उपधारा 2 का किसी अन्य दशा में विहित प्राधिकारी प्रस्ताव और आपत्तियां राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जो उन पर उपधारा 1 में वांछित कोई भी आदेश दे सकती है। मतलब जो
करना है। 3 बातें इसमें जो उपधारा 1 में कही गई हैं कि या तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर ले, या उसको इनकार कर दे, या उसको कुछ रूपांतरित करके लौटा दे कि फिर से आप लोग प्रस्ताव इसमें इस तरीके से करिए। तो यदि उसके अलावा कोई अन्य कोई बात होती है तो उसको राज्य सरकार के पास भेज देगा कि भाई अभी ये डिस्प्यूट है, आप इसको सुलझाइए। अब 134 में उसके आगे की प्रक्रिया बता रहा है। जब विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए हों तो राज्य सरकार नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत की गई नियमावली के प्रारूप पर विचार करने के पश्चात कर के संबंध में धारा 296 के अधीन ऐसी नियमावली बनाने के लिए जिन्हें वह तत्समय आवश्यक समझे तुरंत कार्रवाई करेगी। अब ये राज्य सरकार को जो भी प्रस्ताव स्वीकृत करके भेज दिया जाता है उस पर वो नियमावली बनाने के लिए अग्रसर हो जाएगा। उपधारा 2 का राय इसका कि नियमावली बन जाने पर स्वीकृति के आदेश और नियमावली की एक प्रति नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा ऐसे दिनांक से जो संकल्प द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा कर के निरूपण का निर्देश देगी। मतलब ज्यों ही राज्य सरकार द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की जाती है तो उसकी जो स्वीकृति आएगी उसको भी नगरपालिका एक संकल्प द्वारा प्रस्ताव के रूप में पारित करेगा। यानी कि जो राज्य सरकार द्वारा पारित करके वापस भेजा जा रहा है, अगर जो फिर चाहे नगरपालिका तो उसको वापस भी कर सकती है, यानी कि वो उसको निरस्त कर सकती है जो अपना पूर्व का प्रस्ताव बनाई है। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि उसको पुनः एक बार पारित किया जाएगा, यानी कि जो वहाँ से आदेश होके आया है राज्य सरकार के पास से उसको पूर्ण बहुमत के आधार पर फिर से पारित किया जाएगा। अब ये जब सब कुछ हो जाता है तब 135 में उसको अंतिम रूप दे दिया जाता है। उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि उपधारा 1 धारा 134 के अधीन पारित संकल्प का एक प्रति राज्य सरकार को यदि राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान किया हो भेजी जाएगी और किसी अन्य दशा में विहित प्राधिकारी को भेजी जाएगी। अब इसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर यथास्थिति राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी नियत दिनांक से करारोपण शासकीय गजट में प्रकाशित करेगा और सभी दशाओं में करारोपण इस शर्त के अधीन होगा कि उसे इस प्रकार अधिसूचित कर दिया गया। मतलब जो ही गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा कि मान लिया जाएगा कि सबको इस बात की सूचना हो गई कि उनके ऊपर कितनी धनराशि होगी और किस दर से उसको कर देना होगा। उपधारा 2 का राय इसका संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर यथास्थिति राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी नियत दिनांक से कर का अधिरूपण सरकारी गजट में अधिसूचित करेगी और सभी दशाओं में कर का अधिरूपण इस शर्त के अधीन होगा कि इसे इस प्रकार अधिसूचित कर दिया जाए। यानी कि जो राज्य सरकार द्वारा निर्देश करके नगरपालिका को भेजा जाता है तो उसकी जो ही स्वीकृति हो जाती है संकल्प द्वारा तो इस बात की भी सूचना राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित किया जाएगा और जो तिथि प्रकाशित की जाएगी उस तिथि से मान लिया जाएगा कि अब आप सभी व्यक्तियों जो उस क्षेत्र के निवासी हैं जिनको ऊपर कर अधिरूपित किया गया है उनको अब आज के जो निर्दिष्ट समय होगा डेट फिक्स किया जाएगा उस तिथि से कर देय होने लगेगा। अब उपधारा 3 कह रहा है कि उपधारा 2 के अधीन करारोपण की अधिसूचना इस बात का निश्चय प्रमाण होगी कि कर इस अधिनियम को बंदों के अनुसार अधिरूपित किया गया है। ये एक प्रकार से कंक्लूसिव प्रूफ की बात कह रहा है कि अब इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। अब ये जो भी गजट कर दिया जाएगा वो एक निश्चायक प्रमाण के रूप में मान लिया जाएगा कि अब इस तिथि से कर अधिरूपित हो गया है। अब 136 में एक बात कह रहा है कि करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, जो कर लागू हो गया है अब उस कर में भविष्य में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी पुनः प्रक्रिया धारा 131 से लेकर 135 में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वैसे ही फिर से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यही बात 136 कह रहा है। अब 137 कह रहा है कि कर का उपचार करने या समाप्त करने की राज्य सरकार की शक्ति, जो एक प्रकार से अनन्य शक्ति की बात आती है, वो राज्य सरकार के हाथ में सदैव रहती है। वही बात धारा 137 कह रहा है। जब शिकायत किए जाने पर या अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी कर का उद्ग्रहण कभी लोकहित के प्रतिकूल है या यह कि किसी कर का भार अनुचित है, तो राज्य सरकार संबद्ध नगरपालिका के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात आदेश द्वारा ऐसे नगरपालिका से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे समय के भीतर जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा किसी ऐसे दोष को दूर करने का उपाय करे जो उसके विचार में उस कर में अथवा उस कर के निर्धारण या वसूली की प्रणाली में विद्यमान हो। देखने में धारा बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को सुनने में भी बहुत अच्छा लगता होगा।
लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण में ऐसा कभी नहीं सुनने में आता है कि जब कभी किसी का कर एक बार बढ़ गया तो कर को पुनः कम किया जा रहा हो। लगातार ये हम लोगों ने देखा है या देखते चले आ रहे हैं कि नगर पालिका द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा आज के डेट में जितने भी कर हो सकते हैं पब्लिक से वसूला जा रहा है, जो कि ये भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा यह व्यक्तिगत सुझाव है, ये कहीं डायरेक्ट पे नहीं लिखा है। डायरेक्ट में यही है कि धारा 137 में जब लोकहित की बात आवे या कोई अनुचित कोई ऐसा कर अधिरोपित हो चुका है तो उसको राज्य सरकार किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि इसको वापस लिया जाए। अब उपधारा 2 क्या कर रहा है कि राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप से उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश का पालन करने में नगर पालिका के असफल या असमर्थ रहने पर राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित करके उक्त कर या उसके किसी भाग के उद्ग्रहण को उस समय तक के लिए जब तक कि ऐसा दोष दूर न हो जाए निलंबित कर सकती है या ऐसे कर को समाप्त कर सकती है। हमने पहले ही कहा कि धारा 136 एक अनन्य शक्ति की बात करती है जो राज्य सरकार के हाथ में होता है किसी भी कर को समाप्त करने की या संशोधित करने की। उस शक्ति का प्रयोग वह कभी भी कर सकती है यदि उसको यह प्रतीत कोई करा दे किसी आवेदन के माध्यम से या जिसके भी माध्यम से कि वह कर अनुचित रूप से है या लोकहित में नहीं है। हम लोगों ने प्रक्रिया को देखा धारा 131 से लेकर के 137 में कि कर का कैसे अधिरोपण नगर पालिका द्वारा किया जाता है, उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किन किन विषयों पर नगर पालिका द्वारा कर अधिरोपित किया जाता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।